इन्फिनिटी करियर इंस्टीट्यूट अजमेर और संतोष स्कूल रियामड़ी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य की द्वैत प्रकृति के अगला टॉपिक एक शुरू करते हैं, डी ब्रोगली की परिकल्पना। ठीक है, परिकल्पना का क्या मतलब हुआ, इस बात को समझिएगा। जो केवल कल्पना पर आधारित है, जिसके पीछे कोई गणितीय सत्यापन नहीं है। अवधारणा, परिकल्पना एक ही चीज है। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि परिकल्पना कि जैसे किसी गांव में अगर मान लीजिएगा, ऐसे ही समझे आप, किसी गांव में अगर कोई महात्मा जी आ जाए और अगर मान लीजिएगा बहुत ज्यादा गर्मी के दिन हो रहे हो उस समय, ठीक है, लोग परेशान हो रहे हो, न बारिश आ रही है, न कुछ फसलें बर्बाद, फसलों के अंदर कुछ वृद्धि हो रही है, सारी जो फसलें वो भी चौपट हो रही है। ऐसे केस में अगर महात्मा जी आकर कह दे सबकी स्थितियां देखकर क्या शाम को बारिश होगी, और अगर संयोग से अगर शाम को बारिश हो जाए तो उस महात्मा जी का रुतबा वहां पे उस गांव में एक भगवान से कम नहीं है। हालांकि महात्मा जी ने इनके पीछे कोई मौसम विभाग वालों से बात नहीं की होगी, ठीक है, या हवाओं का कितना वेग है, कितना दाब है, इसकी भी गणना नहीं की होगी, लेकिन कही गई बात जिसके पीछे कोई गणितीय सत्यापन नहीं है, वो सिद्ध साबित सही साबित हो जाए, ऐसी बातें क्या कहलाएगी, कल्पना पर आधारित परिकल्पना या अवधारणा। डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या है, इस बात को भी समझते हैं। ठीक है, डी ब्रोगली ने कहा कि प्रत्येक द्रव्य की द्वैत प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है, कुछ घटनाओं में, अच्छा, द्वैत प्रकृति का मतलब एक तो होती है कणीय प्रकृति और एक होती है तरंग प्रकृति। थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा समझते हैं कि इनका क्या क्या मतलब है। कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति का क्या मतलब है। कणीय प्रकृति द्रव्य मतलब कोई भी पदार्थ, ठीक है। कणीय प्रकृति का मतलब तो पदार्थ एक कण के रूप में गमन कर रहा है। जब एक कण के रूप में गमन करता है और उसकी गति का विश्लेषण यदि हमको करना हो तो हमको ये जानना जरूरी है कि उसका द्रव्यमान कितना है, उसका वेग कितना है, वो कितने समय में कितनी दूरी तय कर रहा है, उसका संवेग कितना है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है कण की, इन और भी बहुत सारी चीजें, इन सभी चीजों का हमको विश्लेषण करना होता है। कब, यदि कोई कण गमन कर रहा है तो। क्लियर आता। अगर यही बात करते हैं कण की बजाय तरंग की, तो तरंग का मतलब ये होता है कि अगर ये तरंग जैसे आगे भी तरंग एक तरह का विक्षोभ है, ठीक है। एक डोरी के अंदर तनी हुई डोरी को हल्का सा झटके से यहां से छोड़ते हैं तो पूरी डोरी में ही एक हलचल उत्पन्न हो जाएगी। इसी हलचल का ही नाम क्या है, तरंग। कण ऊपर नीचे विस्थापित होने लगेंगे। अधिकतम विस्थापन को ही आयाम भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब मान लीजिएगा कि ये कोई कण या कोई तरंग इधर गमन कर रही है यूं, ठीक है, जैसे मान लीजिएगा ये कोई तरंग गमन कर रही है यूं, ठीक है। तो अगर तरंग का विश्लेषण हमको यदि करना है तो हमको ये जानना जरूरी है कि तरंग का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन मतलब उसका आयाम कितना है। तरंग एक चक्कर पूरा करने में, ये फिर एक चक्कर, ये फिर दूसरा चक्कर, फिर आगे, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, विस्थापन समय के साथ बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब उसका आवर्तकाल कितना है। तरंग एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी तय कर रही है, जैसे एक चक्कर पूरा हो रहा है, ठीक है, तो ये कितनी दूरी आगे बढ़ गई तरंग, तो तरंग दैर्ध्य, उस दूरी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य लैम्डा। एक चक्कर पूरा करने में जो समय, वो तो आवर्तकाल, एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी तय हो जाती है, वो तरंग दैर्ध्य, तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, उसकी आवृत्ति कितनी है,
कि 1 सेकंड में कितने चक्कर काट लेती है तरंग। मान लीजिएगा 0.2 सेकंड में 1 चक्कर पूरा कर रहा है, तो फिर 0.2 सेकंड 1 चक्कर, तो मतलब 5 चक्कर जब होंगे तो 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में काटेंगे चक्करों की संख्या, आवृत्ति कहलाएगी f। ठीक है, तो अब जब मान लीजिएगा कणीय प्रकृति, कोई कण गमन कर रहा है, उसकी कणीय प्रकृति, तो इनमें से बहुत सारी चीजों का हमको विश्लेषण करना होता है। और यदि कोई तरंग गमन कर रही होती है तो इनमें से आयाम, आवर्तकाल, तरंगदैर्ध्य, इन बहुत सारी चीजों का विश्लेषण करना होता है, हमको जानना होता है। क्लियर है तक? अब बात को सुनो, तो डी ब्रोगली ने कहा कि द्रव्य की द्वैत प्रकृति है। प्रत्येक द्रव्य अगर वो कण है तो कणीय प्रकृति के साथ साथ वो तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करता है, या कणीय प्रकृति के साथ तरंग प्रकृति भी जुड़ी होती है। इसी तरह से यदि कोई तरंग है, उसकी तरंग प्रकृति के साथ साथ उसकी कणीय प्रकृति भी जुड़ी होती है। प्रत्येक द्रव्य की द्वैत प्रकृति उत्पन्न होती है। क्लियर? अब एक बात तो सुनना, ठीक है? अब मान लीजिए इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। जैसे ही डी ब्रोगली अंकल ने ये बात कही, एक शरारती बच्चा खड़ा हुआ क्लास में से, उसने कहा कि अंकल आपने ऐसा क्यों कहा? मैं तो अगर चल रहा हूं तो मेरे द्रव्यमान का विश्लेषण होता है, मेरी स्पीड कितनी है इसके बारे में आप जान सकते हो, गतिज ऊर्जा। मैं तो ऐसे चलता ही नहीं, जब मैं तरंग की तरह चलता ही नहीं, तो आप मेरे को ऐसा क्यों कह रहे हो कि मेरी कणीय प्रकृति के साथ तरंग प्रकृति भी जुड़ी है? क्योंकि द्रव्य में तो मैं भी शामिल हूं, और अगर मेरी तरंग प्रकृति जुड़ी हुई है तो बताओ कि मेरी तरंगदैर्ध्य कितनी है। तो फिर क्या हुआ, तो डी ब्रोगली अंकल ने क्या कहा कि इसमें से एक चीज उठाई, संवेग। किससे? कणीय प्रकृति में से। और इधर से एक चीज उठाई, तरंगदैर्ध्य लैम्डा। कणीय प्रकृति इसमें से एक चीज उठाई, संवेग। तरंग प्रकृति में से एक चीज उठाई, तरंगदैर्ध्य। और इन दोनों को लेकर एक रिलेशन दिया, इन दोनों के बीच में एक संबंध दिया, इन दोनों के बीच में। उस संबंध को डी ब्रोगली संबंध कहते हैं, और वो ये संबंध है लैम्डा बराबर h अपॉन p। लैम्डा बराबर h अपॉन p। h होता है प्लांक स्थिरांक, ठीक है, और p होता है रेखीय संवेग कण का। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक चीज है तो इसके जरिए ये तरंगदैर्ध्य पता लगा सकते हैं, ये चीज है तो इसके जरिए ये चीज पता लगा सकते हैं। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, कर दूं ना यहां तक? ठीक है, अब आपको सुनो। क्लियर? अब अगर मान लीजिएगा, ठीक है, तो उनको जैसे जो बच्चे ने पूछा कि मेरी बताओ कि तरंगदैर्ध्य कितनी है, तरंगदैर्ध्य कितनी है, तो अंकल ने कहा कि भाई ये रिलेशन है। अब लैम्डा हो गई डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, कण का रेखीय संवेग, और h हो गई प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक 6.63 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, इसका नाम द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य भी है। द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य। अब द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य, द्रव्य तरंग क्या होती है? देखिएगा, अगर कोई कण, यदि कोई द्रव्य यदि चल रहा है तो कणीय प्रकृति के साथ उसकी तरंग प्रकृति जुड़ी हुई है, तो जो द्रव्य की कणीय प्रकृति के साथ जो तरंग उससे संबंधित है, उस तरंग को द्रव्य तरंग कहते हैं, और उस द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य है लैम्डा। ठीक है ना? अब देखिएगा, तो p रेखीय संवेग को क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान गुणा वेग। तो लैम्डा बराबर, फॉर्मूला लैम्डा बराबर h अपॉन p है। p की जगह क्या रख सकते हैं? रेखीय संवेग द्रव्यमान गुणा वेग। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लैम्डा बराबर h अपॉन m v। ये बन जाएगा लैम्डा बराबर h अपॉन m v। m क्या हो गया? द्रव्यमान, v क्या हो गया? उसका वेग। ठीक है, द्रव्यमान
और v क्या हो गया उसका वेग। ठीक है, अब उस बालक को खड़ा किया अंकल ने, अच्छा ठीक है बताओ तुम्हारा वजन कितना है, द्रव्यमान कितना है, उसने कहा 50 किलोग्राम। ठीक है, तो वेग बताओ कितना है, तो वेग बताया कि 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर चल जाए, तो दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी, m बराबर 50 किलोग्राम और v हो गया उसका अगर 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, तो दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा मान कितना हो जाएगा 6.63 गुणा 10 की घात -34 अपॉन m 50 इंटू 2, मतलब ये हो गया 100 मतलब 10 की घात -36 हो गया, 10 की घात 2, 6.63 बटा 10 की घात 2 तो ये है 10 की घात 34 ये हो गया, मतलब 10 की घात 36। अब 10 की घात 36 का मतलब कितना हो गया, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा कितनी बार, 36 बार। अब जब इतनी बड़ी संख्या का भाग देंगे तो ये मान तो बहुत कम आ जाएगा, 0.000035 बार तो जीरो ही आ जाएगा। उसके बाद में 6 6 3, तो दी प्रॉब्लम करेगा भाई देखो ये आएगी तरंग दैर्ध्य। अब बच्चा शांत हो गया, अब चुपचाप, क्यों, अब इतने कम तरंग दैर्ध्य को मेजर कहां से करें, अभी कितने कम तरंग दैर्ध्य, इसको बात को सुनो। आपके पास जो माइक्रोस्कोप है वो क्या करता है, माइक्रोमीटर की दूरी के अंदर जो चीजें हैं उनका प्रॉपर विश्लेषण कर लेता है, बता देता है। माइक्रोमीटर मतलब कितनी होती है, अगर आपकी जो स्केल है, रे की स्केल जो भी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर काम में आती है, उसके अंदर देखिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जो स्केल आती है, कंटिन्यू दो लाइन के बीच की दूरी होती है 1 mm। 1 mm का मतलब ये हो गया आपके पास 10 की घात -3 मीटर, 1 mm मिलीमीटर। इन दो लाइन के बीच कंटिन्यू जो दो लाइन है ना स्केल में, इसके बीच में 1000 लाइन खींचते हैं बिल्कुल बारीकी से, तो जो कंटिन्यू दो लाइन के बीच की दूरी है वो होती है 1 माइक्रोमीटर, 10 की घात -6 मीटर। अब ये सोच लो 10 की घात -6 मीटर आया है अभी तो। अब उसके बीच में जो कंटिन्यू दो लाइन है ना, उसमें फिर 1 करोड़ लाइन, फिर जो दो लाइन ना फिर 1 करोड़ लाइन, फिर है ना फिर 1 करोड़ लाइन, ठीक है ना, इतना करोगे ना उससे भी कम तरंग दैर्ध्य ये है, ठीक है। तो अंकल जरा बच्चा शांत हो गया चुपचाप, क्या करे, इतनी कम तरंग दैर्ध्य मेजर करने का कोई उपकरण ही नहीं है। तो अंकल ने कहा फिर मान लो चुपचाप कि लैम्डा बराबर h अपॉन p है। कहा कि नहीं मानूंगा तो नहीं। कहा कि फिर लैम्डा को कुछ बढ़ाए कि भाई जो हमारे पास उपकरण है उस रेंज में कुछ आ सके, तो कहा कि फिर बढ़ा लो, तो h तो फिक्स है तो बढ़ाना, लैम्डा कैसे बढ़ेगा जब या तो धीरे चले, सॉरी तेजी नहीं, हाँ लैम्डा बढ़ाना है ना तो धीरे चले, या फिर द्रव्यमान बहुत ही कम हो। तो द्रव्यमान बहुत ही कम हो, तो फिर द्रव्यमान यदि बहुत कम है तो फिर आगे देखिएगा, इस चीज को आगे प्रूव भी किया था, हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को। द्रव्यमान बहुत ही कम है, डेविसन और जर्मन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना खुद का एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि मैं आगे क्लियर कराऊंगा, अभी कुछ थीम क्लियर करा देता हूं, आगे पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में। डेविसन में जर्मन प्रयोग, उनका अपना खुद का अलग एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को का प्रकीर्णन कराया गया, विवर्तन, प्रकीर्णन भी कहते हैं कुछ वर्ड, विवर्तन ज्यादा बेटर है वर्ड, ठीक है। विवर्तन की समीकरण उन्होंने प्राप्त की और उन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य की गणना की थी। उसका डी ब्रोगली से कोई लेना देना नहीं है, उसका अलग अपना एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जिसने वो डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य की गणना करके लाया। अब उसने पूछा, अब वो गया बच्चा उनके पास कि ठीक है मतलब मेरे को डी ब्रोगली की परिकल्पना ये है जो सही है कि नहीं ये पता लगाना है। तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, भाई इन्होंने कहा भाई मेरे को तो लेना देना नहीं है उससे, ठीक है, मेरे तो जो इलेक्ट्रॉन है इसकी तरंग दैर्ध्य इतनी आती है, क्या ठीक है आपको बता दो कितनी आ रही है, बता दी जो जो कंडीशन थी। आया दी ब्रोगली अंकल के पास वापस, अंकल
ठीक है कि मैंने पता लगा लिया, आप बताओ कहा कि इलेक्ट्रॉन है और इतने वोल्टेज से अगर मैं उसको त्वरित कराऊं तो इसकी डी ब्रोगली की तरंगदैर्घ्य आप बताओ कितनी आएगी। तो दी ब्रोगली अंकल ने अपना विश्लेषण किया इससे और आंसर बता दिया। और संयोगवश देखिएगा कि जो दी ब्रोगली के फॉर्मूले से आई थी और जो डेविसन जर्मर ने निकाली थी लगभग लगभग बिल्कुल सेम मिल गई। इसका मतलब दी ब्रोगली की परिकल्पना क्या है, सही है, और ये प्रयोग उसका प्रायोगिक सत्यापन है, इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। अब बात को सुनते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं वापस। ठीक है, ये सारी कहानी आपको थोड़ा सा टॉपिक पे इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ही बताई जा रही है। कई बार कहानी में काल्पनिक चीजें भी होती है। ठीक है, अब आपको सुनो, तो इसके अंदर मोड के अंदर लिखना क्या है, दी ब्रोगली की परिकल्पना कि प्रत्येक द्रव्य की उसकी कणीय प्रकृति के साथ तरंग प्रकृति भी जुड़ी होती है। दी ब्रोगली ने द्रव्य की कणीय प्रकृति में से राशि संवेग व तरंग प्रकृति से राशि तरंगदैर्घ्य के मध्य एक संबंध दिया, जिसे दी ब्रोगली संबंध कहते हैं, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी या लैम्डा बराबर एच अपॉन एम। ठीक है ना, ये दी ब्रोगली की परिकल्पना है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और थोड़ा सा बाकी डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। ठीक है, एक फॉर्मूला आपके लिए बन गया, ये एक फॉर्मूला बन गया आपके लिए ये। अच्छा, गतिज ऊर्जा के पदों में भी निकालना है, न्यूमेरिकल्स में कई बार गतिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है ना, तो गतिज ऊर्जा के, अच्छा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। संवेग के पदों में निकालना, तो एम से मैं ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं मैं, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m कह दूं क्या, तो ये मान क्या हो गया पी, मतलब पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का मान क्या हो गया, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, गुणा कर दो इधर, तो 2m के ई, ये मान किसका आ गया, पी स्क्वायर का, पी स्क्वायर बराबर, तो पी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 2m के ई। ठीक है, तो फिर लैम्डा के सूत्र क्या क्या बन गए, एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी और एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई, ये सूत्र बन गया आपके पास। न्यूमेरिकल्स में केवल संवेग दे रखा है तो डायरेक्ट ये काम में ले सकते हैं, अगर द्रव्यमान वेग दे रखा है तो ये सूत्र काम में ले सकते हैं, गतिज ऊर्जा दे रखी है तो बहुत बढ़िया, ये वाला सूत्र काम में ले सकते हैं। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जो एक मैंने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल जो कराया था फोटोन का संवेग, तो फोटोन का संवेग देखिएगा, संवेग कैलकुलेट करना था तो उसमें भी दी ब्रोगली की तरंगदैर्घ्य काम में आ सकती है। देखो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, फोटोन के संवेग में भी एच अपॉन एम वी की जगह क्या लिख देगी, एम सी। ठीक है, तो यह फोटोन का संवेग देखो, फिर डायरेक्ट दी ब्रोगली से भी आ जाएगा, देखो इधर से गुणा करोगे तो लैम्डा पी बराबर एच, तो पी बराबर एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, अगर फोटोन का संवेग निकालना तब भी मान लीजिए कोई दे दे कि कोई मान लीजिएगा किसी सतह के ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट आपतित हो रही है और उसकी तरंगदैर्घ्य का मान 550 एंगस्ट्रोम है, तो उस फोटोन का संवेग कितना है, तो लैम्डा ही तो चाहिए आपको। ठीक है ना, क्लियर यहां तक, ठीक है चलो, ठीक है चलेगा। अब और कुछ फॉर्मूले बनाते हैं, यहां तक चीज क्लियर। तो एक तो यहां तक आप कॉपी कर लीजिएगा, आगे मैं क्लियर यहां तक, ठीक है, या फिर मैं इसके नोट्स में अवेलेबल आपको करा दूंगा मैं आपको, क्लियर रख कर दूं यहां तक चलेगा। तो दी ब्रोगली की परिकल्पना में यहां तक फॉर्मूले बन गए आपके पास। तो लैम्डा बराबर ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, मैं लिख देता हूं, एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई क्या है, गतिज ऊर्जा। क्लियर यहां तक बात। अब आगे बात करें, देखिएगा न्यूमेरिकल्स में, अब बात को समझो। देखो गतिज ऊर्जा अगर डायरेक्टली दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, m द्रव्यमान।
अब आप सुनो, यदि आवेशित कण यदि कोई है तो उसको गति कराने के लिए सामान्यतः वोल्टेज का सहारा लेते हैं, बैटरी से उसको त्वरित कराते हैं। ठीक है, ऐसे केस में तो आवेशित कण होने पर, जैसे ए, आवेशित कण होने पर, आवेशित कण होने पर उसकी गतिज ऊर्जा होती है के ई बराबर क्यू नॉट वी। ये वी वेग नहीं है, वोल्टेज है, विभव है। ठीक है ना, वेग को मैं हमेशा स्मॉल वी से लिख रहा हूं, न्यू आवृत्ति, वेग, वोल्टेज, आयतन भी नहीं है। ठीक है ना, विभव हमेशा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये चीज स्टॉपिंग पोटेंशियल के टाइम पर। ठीक है, तो कोई भी आवेशित कण, चाहे क्यू नोट क्या है, क्यू नोट क्या है, आवेश उस पर, इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस ई, प्रोटॉन पे आवेश प्लस ई। अच्छा, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, हमेशा आवेश पॉजिटिव ही रखना है, गतिज ऊर्जा कभी भी नेगेटिव नहीं होती। मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, अगर मान लीजिएगा जैसे प्लेटों के बीच में आपने आवेशित कण को रखा है, तो नेगेटिव यदि कण हुआ तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव कण है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा, गति तो दोनों में ही होगी, तो गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, तो फिर तो क्यू नॉट हो गया आवेश, तो फिर तरंगदैर्ध्य क्या होगी, तो आवेशित कण की तरंगदैर्ध्य डिप्रोबली एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू नॉट वी। वो डाउट लग रहा है तो मैं लिख देता हूं, बोलिए वी विभव। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया, 2m क्यू नॉट कैपिटल वी। ठीक है, क्यू नॉट हो गया आवेश और वी क्या हो गया, विभवांतर, विभव भी कह सकते हो। दूसरा, एक प्लेट का विभव क्या है कि अगर जीरो कर देते हैं तो अपने आप को विभव भी हो जाता है। क्लियर है तक? अब प्रश्न बनते हैं, ये फॉर्मूला भी किसके लिए लागू है, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ आवेशित कण के, क्योंकि गतिज ऊर्जा के सूत्र में आवेशित कण लिखा है। अब जिसके लिए भी निकालना है आप उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया हमारे पास किसी भी आवेशित कण के लिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, ठीक है, समझना बात को, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और वोल्टेज, तो न्यूमेरिकल में आता है सामान्यतः, किसी इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से त्वरित कराएं तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन को मान लीजिएगा 64 वोल्ट से त्वरित करा दें, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कितनी होगी। तो सामान्यतः क्वेश्चंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन के लिए आते हैं, तो बताएं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान में कोई चेंजेस होना ही नहीं, आवेश में भी कोई चेंजेस नहीं होना है, इलेक्ट्रॉन है तो एच में भी, तो क्यों ना अपन ये सारी वैल्यू पहले से रख लें, रख रखा कर सिर्फ वोल्टेज की जगह खाली रखें, जैसे जो न्यूमेरिकल में जो देंगे वैल्यू रख देंगे। और या फिर नहीं बनाना चाहो तो हमेशा के लिए सूत्र है, कैलकुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें अगर मैं केस 1 लिखूं, अगर केस 1, यदि आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है, यदि आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है तो क्यू नॉट की जगह ई, हालांकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस ही, लेकिन प्लस ई ही रखना है गतिज ऊर्जा के हिसाब से। ठीक है, एम बराबर हो जाएगा एम ई। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, और एच का मान आपको पता है, तो लैम्डा ई एच अपॉन अंडर रूट 2m ई कैपिटल ई और वोल्टेज। एच का मान पता है, एम ई का मान पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ई पता है, केवल वोल्टेज ही तो रखना है। ठीक है, तो एच की वैल्यू है 6.63, 10 के बाद माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1, 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, इलेक्ट्रॉन पे आवेश है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुलाम। ये सारी वैल्यू जब रखेंगे, ठीक है, तो वैल्यू आंसर आता है 12.27 अपॉन अंडर रूट बी गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर।
ठीक है। और एक चीज देखो आप, 10 की घात -10 मीटर को क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम यही तो होता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया ये कि 12.27 अपॉन अंडर वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आंसर आ गया किसमें, एंगस्ट्रॉम में। लेकिन ध्यान रहे फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लागू है, इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश रखा है। ठीक है, अब बताओ देखिए 100 वोल्ट, किसी इलेक्ट्रॉन को यदि 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कराएं, इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कराएं, तो उससे संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, कितनी होगी बताओ। वी की जगह रख दे 100, वी की जगह यदि 100 रखेंगे तो कितना हो गया 10, तो कितना आंसर आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। कितना आसानी से निकाल लिया आपने, नहीं? वरना भी कैलकुलेशन के लाले पड़ रहे होते हैं। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर। ध्यान रहे सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए लागू है, अन्यथा सदाबहार सूत्र हमारे पास ये है हर आवेशित कण के लिए केवल। ठीक है, अच्छा तो फिर प्रोटॉन, अब आपकी किस्मत खराब हुई ना तो प्रोटॉन का भी पूछ ही लेंगे, तो प्रोटॉन का भी निकाल लें क्या, निकाल ही दो। केस 2, यदि आवेशित कण प्रोटॉन है, आवेशित कण प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है ना। अब प्रोटॉन यदि है तो वापस वही लेमडा बराबर आपके पास h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू नॉट कैपिटल V, m बराबर हो जाएगा आपकी बार प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.672 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। ठीक है, क्यू नॉट बराबर प्लस E, वही 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम, h का मान वो है। ठीक है, और जब इसको यदि पूरा सोल्व करें तो लैम्डा पी प्रोटॉन के लिए h अपॉन अंडर रूट 2mp e v, और जब इसकी वैल्यू रखेंगे और सोल्व करें पर, तो सोल्व करने पर ठीक है, तो लैम्डा पी का मान क्या आ जाता है आपके 0.286 अपॉन अंडर रूट वी, ये एंगस्ट्रॉम में ये आंसर आ जाता है। लेकिन ध्यान रहे ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लागू है, प्रोटॉन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए बताएंगे कितना होगा 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, प्रोटॉन के लिए बताएंगे 0.286 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर अब इसी से मिलता जुलता एक और वो अल्फा कण का भी देख ही लें। ठीक है, 3 आवेशित कण, तीनों का साथ में चलता है ये। ठीक है, क्लियर, रब कर दू ना यहां तक में। ठीक है, तो केस 3, अब केस 3 बनाते हैं। यदि आवेशित कण अल्फा कण है, अल्फा कण है, तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है देखिएगा। अल्फा कण किसको कहते हैं, हीलियम के नाभिक को कहते हैं अल्फा कण, हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा हीलियम नाभिक के अंदर 2He4, तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 ही इलेक्ट्रॉन और 4 - 2 न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तो यहां पर हो गए नाभिक में, और ये 2 ये परमाणु। अब परमाणु में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, केवल हीलियम नाभिक बचा, इसी को कहते हैं अल्फा कण। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है बेचारा, उदासीन। ठीक है, तो हीलियम नाभिक पर आवेश कितना हो गया, केवल 2 प्रोटोनों पे आवेश, एक प्रोटॉन पे प्लस ई, तो दोनों प्रोटोनों पे आवेश प्लस 2e। सॉरी। अब द्रव्यमान, द्रव्यमान में तो योगदान आएगा इसका भी, तो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर ही होता है। प्रोटॉन का तो 1.672 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 1.675 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। ठीक है, तो लगभग बराबर ही है। तो 2 प्रोटॉन प्लस लगभग ये भी 2 प्रोटॉन, तो लगभग 4 प्रोटॉनों का द्रव्यमान है। तो आवेश तो हो जाता है उसके ऊपर ये अल्फा कण है, तो आवेश तो हो गया प्लस 2e, आवेश तो कितना हो गया Q नॉट बराबर प्लस 2e, और द्रव्यमान m बराबर लगभग 4 प्रोटॉनों के बराबर।
ठीक है। तो लेमडा अल्फा की बात करें तो h अपॉन अंडर रूट 2m अल्फा q अल्फा और b, यही हो गया। अब वैल्यू रखते हैं इसकी, h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू ये हो गया 4mp गुणा ये हो गया 2e कैपिटल V, ठीक है। अब एक बात देखो प्रोटॉन से अगर कंपेयर भी करना है ना, क्योंकि प्रोटॉन का अपन निकाल चुके हैं ना, जब इसको अगर मान लीजिएगा या फिर इसको सीधी सी बात देखो, अगर इसको पूरा यदि सोल्व करेंगे, ठीक है ना, अगर इसको पूरा यदि सोल्व करते हैं तो ये लेमडा अल्फा का मान आता है 0.101 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लागू है? अल्फा कण के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आया था? 12.27 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम, ठीक है। प्रोटॉन के लिए 0.286 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम और अल्फा कण के लिए 0.101 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। क्लियर यहां तक? ठीक है। मेनली तो इलेक्ट्रॉन का पूछना है, सबकी आपकी किस्मत खराब हुई तो अल्फा कण का इसका भी आ ही जाएगा। क्लियर यहां तक बात? ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं, एक तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि कैसे करें। रब कर दो ना यहां तक, ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला हो गया आवेशित कण के लिए, गतिज ऊर्जा हुई तो Q नॉट इंटू, ठीक है ना, क्योंकि वोल्टेज की जगह तो गतिज ऊर्जा केवल आवेशित कण को दे सकते हैं, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग बिल्कुल उदासीन चुपचाप बैठे हैं, कैसे भी ऊर्जा नहीं दे सकते उनको, फिर एक ही सहारा है, टेम्परेचर बढ़ाओ उनका तो, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए ना, एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में, ठीक है, समझना बात को। एक क्वेश्चन करते हैं, यदि प्रोटॉन व अल्फा कण की गतिज ऊर्जा एक समान है, ऊर्जा एक समान है, तो उनकी द ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का अनुपात क्या होगा? द ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? देखिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे इसके अंदर। अब फॉर्मूला यदि आप लगाते हैं लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m q नॉट v, तो ये वाला फॉर्मूला तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में तो वोल्टेज की टर्म्स है, जबकि आपको क्वेश्चन में क्या दिए कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है। तो बजाय इस फॉर्मूले को लगाने के आप काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाओ। देखिए तो मतलब कौन सा, ये कि लेमडा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m ke काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब क्या बोला प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए पहले तो प्रोटॉन के लिए लैम्डा p प्रोटॉन h अपॉन अंडर रूट 2mp प्रोटॉन, और काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही है दोनों की, तो के की जगह के लिख दिया। अच्छा अल्फा कण के लिए तो लैम्डा अल्फा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m अल्फा और के ई। क्यों? गतिज ऊर्जा सेम है दोनों में, प्रश्न में दिया है, ठीक है ना। अब गतिज ऊर्जा कैसे भी सेम होगी, देखोगे दोनों पर चार्ज अलग है तो दोनों को अलग अलग वोल्टेज से त्वरित किया हुआ होगा। हमको तो बोला गतिज ऊर्जा सेम है। अब एम अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो 4mp h अपॉन अंडर रूट 2 गुणा 4 प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब देखो एक काम करें, देखो 2mp के ई को लिख सकते हैं, तो इसको इस 4 को बाहर उतारो, इसको बाहर ले लो, तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट में, तो लैम्डा अल्फा बराबर 1/2 अंडर रूट 2mp के ई। ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, h अपॉन, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं
ताकि अब ये क्या बन गया, H/2mp के, ये क्या बन गया, लेमडा पी। तो लेमडा अल्फा बराबर क्या हो गया, लेमडा पी अपॉन 2। तो लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा पी नीचे उतारने कितना हो गया, 1/2। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, प्रोटॉन व अल्फा कण की गतिज ऊर्जा एक समान है तो उनकी द्विब्रोगली तरंग दे दी, मतलब पहले प्रोटॉन बाद में अल्फा कण, तो पहले प्रोटॉन ही लिखना है। तो लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा कितना हो गया, 2/1। ये आंसर आ गया जो क्वेश्चन पूछा है। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में एक और देखो, मान लीजिएगा अगर ये कह देते हैं कि प्रोटॉन व अल्फा कण द्विब्रोगली, यही प्रश्न है वापस, थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं मैं, रब कर दो इसको मैं। अगर इस प्रश्न में ये कहते हैं यदि प्रोटॉन व अल्फा कण को समान वोल्टता से त्वरित कराया जाए, अल्फा कण को एक समान वोल्टता से, एक समान विभव से, समान विभवांतर से, विभव से त्वरित कराए तो उनकी द्विब्रोगली तरंगदैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। आपकी बार गतिज ऊर्जा समान नहीं दी है, क्या बोला है, एक समान विभव। तो आपकी बार फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, गतिज ऊर्जा वाला या वोल्टेज वाला, वोल्टेज वाला लगाओ क्योंकि वोल्टेज सेम है। तो लेमडा बराबर जनरल फॉर्मूला H/√2m Q इंटू V। ठीक है। अब वापस प्रोटॉन के लिए H/√mp। अच्छा, प्रोटॉन का आवेश कितना है, E, वोल्टेज भी प्रोटॉन पे। ठीक है। अच्छा, और अल्फा कण की बात करें तो इसके अंदर भी फॉर्मूला में देखो चेंजेस हो जाएगा। लेमडा अल्फा बराबर H/√2m अल्फा Q अल्फा इंटू V सेम है आपकी बार। ठीक है। अब m अल्फा तो कितना हो गया, लगभग 4 प्रोटॉनों के बराबर, और Q अल्फा बराबर कितना हो गया, 2e। तो लेमडा अल्फा बराबर क्या हो गया, H/√2 इंटू 4mp गुणा 2ev। अब देखिएगा, देखो यहां पर आ रहा है H/2mpev। ठीक है। और यहां पर देखिए कुछ बन जाएगा, या तो देखो दोनों में डिवाइड कर दो। आपको जो पूछा है देखो लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा का मान डायरेक्ट निकाल लो, तो कुछ जो चीजें कॉमन है वो अपने आप कट जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है। या फिर अगर यहां से बना है तो इसमें देखो एक्स्ट्रा चीजें क्या है, देखो इनको रख लेना अपन, इसको साथ में रख दो, मतलब 2mpev हो गया, ये हो गया बाहर, इसको बाहर ले लो तो कितना हो गया, अंडर रूट का 8 बाहर आ गया। तो फिर लेमडा अल्फा की जगह मैं लिख दूं ऐसा, 1/√8 H/√2mpev। अब 1/√8 मतलब कितना हो गया, 2 अंडर रूट 2, और ये क्या बन गया, लेमडा पी। ठीक है। तो इसमें भी देखिएगा, तो लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा पी बराबर कितना हो गया, 1/2√2। लेकिन आपको तो लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा पूछा है 2√2/1, ये आंसर आ गया। ठीक है। तो प्रश्न को बड़े विशेष सावधानी के साथ करना कि एक समान विभव से त्वरित कराया जा रहा है कि समान गतिज ऊर्जा से। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना। क्लियर यहां तक। ठीक है। तुमने क्या डिस्कस कर लिया था, आवेशित कण के लिए गतिज ऊर्जा Q0V हो जाएगा, फॉर्मूला सिर्फ अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बनाना है, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। ठीक है। केवल प्रोटॉन के लिए बनाना है तो 0.286/√V एंगस्ट्रॉम, और केवल अल्फा कण के लिए बनाना है तो 0.101/√V एंगस्ट्रॉम। क्लियर। ठीक है। एक सिंपल वाले क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, मान लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से त्वरित कराने पर, तो डायरेक्ट लगा देना 12.27/√V एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन के लिए।
ठीक है, तो आंसर कितना जाएगा, √100 मतलब 10, तो 1.227 एंगस्ट्रॉम। ये अगर 100 वोल्ट से अगर प्रोटॉन को त्वरित कराएं तो 0.286 अपॉन √v, √v 100 वोल्ट से त्वरित कराएं तो 10, तो कितना जाएगा 0.0286 एंगस्ट्रॉम। अल्फा कण के लिए 0.0101 एंगस्ट्रॉम अगर 100 वोल्ट से त्वरित करा है। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलेगा। अब कुछ चीजें बात और करते हैं आगे का। ठीक है, ये तो आवेशित कण हुआ, तो फॉर्मूले हमारे पास हो गए ही ऐसे कुछ। अब अगर मान लीजिएगा आवेशित कण नहीं है, तब भी तो गति कर ही सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन हुआ यदि तो, ठीक है, तो अगर मान लीजिएगा उदासीन कण होने पर, उदासीन कण जैसे न्यूट्रॉन होने पर, ठीक है ना, अब मान लीजिएगा हम उदासीन कणों को वोल्टेज के जरिए तो ऊर्जा दे नहीं सकते, तो सामान्यतः इनको ऊर्जा देते हैं टेम्परेचर के जरिए, तापमान के जरिए। ठीक है, तो देखिएगा 11th क्लास के अंदर ये चैप्टर में पढ़ रखा हमने, किसी एक कण को ताप के जरिए पर ऊर्जा दे सकते हैं। ठीक है, और गैस वाले चैप्टर में पढ़ा, मैं भी उसमें वापस 11th क्लास में नहीं जाकर फाइनल इस पॉइंट में बता रहा हूं, किसी भी कण को, अब उदासीन हो चाहे आवेशित हो, अगर ये बात कहें न्यूट्रॉन को, ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा टेम्परेचर के जरिए देते हैं, वो होती 3/2 kT। के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, नियतांक, इसका मान 1.38 गुणा 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। टी है ताप, हमेशा केल्विन में ही रखना है। ठीक है, ताप के जरिए ऊर्जा केवल ऐसा नहीं कि उदासीन कणों को, आप आवेशित कण को भी दे सकते हो, लेकिन आवेशित कण है तो वोल्टेज का भी इकसार है, उदासीन कण के लिए तो वोल्टेज वाला ऑप्शन ही खत्म है, केवल और केवल ये तापमान के जरिए ऊर्जा दे सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे केस में फिर उनकी तापीय ऊर्जा, ताप के जरिए ऊर्जा दे तो दी प्रोबली तरंग दे रही है h/√2m के। तो के की जगह काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा की जगह कितना रखते हैं, गतिज ऊर्जा मतलब ये, तो गतिज ऊर्जा की जगह कितना रखते हो 3/2 kT। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो फिर लैम्डा बराबर h/√3/2 kT और m 3/2 kT। के से ये कट जाएगा 2, और फॉर्मूला क्या बन गया, लैम्डा बराबर h/√3m/kT। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बन गया जाके। अब ये प्रोटॉन, अच्छा न्यूट्रॉन के लिए अगर बात कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान रख दीजिएगा। तो अच्छा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, लगभग बराबर होता है। ऐसे केस में तो प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन होने पर, प्रोटॉन व अथवा न्यूट्रॉन होने पर, अथवा न्यूट्रॉन होने पर, देखिएगा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन के लिए आपके पास वोल्टेज के जरिए एक ऑप्शन है 0.1286 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम वोल्टेज के जरिए, लेकिन अगर आवेशित कण के अंदर अगर ये न्यूट्रल कण है तो तापमान के जरिए तो दोनों को ऊर्जा दे सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन में तो क्या, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग सेम है, इसलिए फॉर्मूले में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान तो होता है 1.672 और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 -27 किलोग्राम, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 के घात आगे -27 भी है। ठीक है, तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों को ही ऊर्जा दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिएगा इनका मान अगर रखें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो
तो लैम्डा प्रोटॉन लगभग लैम्डा न्यूट्रॉन, ये वैल्यू आती है लगभग 25.2 अपॉन अंडर रूट टी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 25.2 अपॉन अंडर रूट टी एंगस्ट्रॉम। टी तापमान है, केल्विन में ही रखना है। टी ताप जो कि किस में रखना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। क्लियर। अब आपको सुनो एक और, अगर कई बार क्वेश्चन के अंदर, हालांकि जब भी तापमान का कहेगा आप ये फॉर्मूला लगाना है, कई बार ये आ जाते हैं। देखिएगा ये केटीजी में भी हमने ये डिस्कस किया था 11th क्लास के अंदर कि अगर मान लीजिएगा गैस के अणु को तापमान देते हैं तो अलग अलग अणुओं की चाल अलग अलग होती है। अधिकतम प्रसंभाव्य चाल का मतलब कि अणुओं की ऐसी चाल जिससे ज्यादातर अणु गति करते हैं उस चाल को अधिकतम प्रसंभाव्य चाल कहते हैं। ऐसे केस में तो इसमें अगर स्पेशल एक केस में कि यदि अणु अधिकतम प्रसंभाव्य चाल से गति करते हैं तो ऐसे केस में उसकी गतिज ऊर्जा होती है लगभग kT। के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T है तापमान, kT ये होती है। अब ऐसे केस में फिर अगर लैम्डा P लगभग लैम्डा n की बात करें तो h अपॉन अंडर रूट, चलिए ये लैम्डा की बात कर ले तो 2m, और गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, kT। अब वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर लें, न्यूट्रॉन की बात करें तो लगभग सेम है। तो ये वैल्यू आती है, देखिए कम हो गई तो वैल्यू बढ़ जाएगी, ये आती है 30.8 अपॉन अंडर रूट टी एंगस्ट्रॉम। क्लियर यहां तक बात, ये होती है 30.8 अपॉन अंडर रूट टी, वही टी तापमान है, केल्विन में ही रखना है। ठीक है, तुमने क्या डिस्कस कर लिया। आगे से फटाफट 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं। तो डी ब्रोगली की परिकल्पना, कणीय प्रकृति के साथ तरंग प्रकृति जुड़ी हुई होती है और द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य का मान लैम्डा बराबर h अपॉन p, p रेखीय संवेग है, h अपॉन mv रख सकते हैं और गतिज ऊर्जा के पदों में 2m ke रख सकते हैं। गतिज ऊर्जा, आवेशित कण है तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाता है Q0v। इसमें आवेशित कण में हमने 3 निकाल लिए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी आ गई थी, 12.27 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। प्रोटॉन के लिए कितनी आ गई थी, 0.286 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। अल्फा कण के लिए कितनी आ गई थी, 0.101 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, यही उदासीन कण है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा होती है 3/2 kT। ठीक है, तो फॉर्मूला आ जाता है h अपॉन अंडर रूट 2m kT। और अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए बात करें तो आंसर आता है 25.2 अपॉन अंडर रूट t एंगस्ट्रॉम, यही लिखना है। और अगर ये वाला तो स्पेशल केस में ही है कि अधिकतम प्रसंभाव्य चाल से गति करते हैं तो गतिज ऊर्जा kT होने के कारण प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो तरंगदैर्घ्य होती है 30.8 अपॉन अंडर रूट t एंगस्ट्रॉम होती है। तो ठीक है, तो यहां तक ये हुआ टॉपिक हमारे पास डी ब्रोगली की परिकल्पना।